नमस्कार साथियों। दृष्टि आईएएस की टारगेट प्रीलिम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे अपनी पिछली वीडियो जो कि 180 दिन में तैयारी कैसे करें के ऊपर आधारित थी, उसमें हमने आपसे कहा था कि हम हर विषय से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे जो आपके लगभग 50 से 70% प्रश्नों को प्रीलिम्स में कम से कम टारगेट कर सकते हैं। तो आज उस सीरीज का पहला वीडियो है। उसमें आज हम इतिहास की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प होती है। उसमें तीनों इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक और आजादी के बाद स्वातंत्र्य उत्तर भारत की भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो वाकई आपके लिए कमाल कर सकते हैं। देखिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो उसमें तीनों इतिहास हम शामिल करते हैं। हालांकि प्रीलिम्स में स्पेसिफाइड कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जो आपसे कहे कि आपको कौन कौन से पक्षों की तैयारी करनी है, लेकिन सिर्फ इतना लिखा हुआ है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब इससे भारत का इतिहास में तीनों इतिहास शामिल हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत की शुरुआत होती है कि भारत में एविडेंसेस कैसे जुटाए गए थे प्राचीन भारत के लिए। उसके बाद स्टोन एज आती है, स्टोन कॉपर एज आती है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल आता है। उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म आता है। उसके बाद मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर, मौर्योत्तर काल, सातवाहनों का विकास। इस प्रकार से जो इतिहास का एक क्रम है वो चलता रहता है और हमें उस क्रम के अंदर ये ढूंढना है कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जो लगातार यूपीएससी के ट्रेंड में हमारे लिए काम के हैं, या ऐसे विषय जो लगातार यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर ही ये तय करेंगे कि ये विषय हमारे लिए बहुत अहम है। क्योंकि पिछले 10-15 सालों में अगर उसका ट्रेंड हम देखेंगे तो वो विषय बार बार उभर कर आए हैं। किसी न किसी वजह से वो विषय इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर हम सिर्फ उन पर भी ध्यान अपना देंगे, वैसे हम सब पढ़ेंगे, लेकिन अगर सिर्फ उन पर भी हम ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर हमें मदद करेगा। प्रीलिम्स का हमने सिलेबस देखा, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, भारत का इतिहास और आजादी के बाद का इतिहास। लेकिन मुख्य परीक्षा में कुछ कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं। तो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी आप देखेंगे कि जब आप किसी विषय को पढ़ें तो उसकी कितनी गहराई में जाना है, वो हम मेंस के क्वेश्चंस को यहां आधार बनाकर देखेंगे कि कहां तक पढ़ना है। और प्रीलिम्स में जो अनस्पेसिफाइड चीजें हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए मेंस का सहारा लेंगे, उसका रेफरेंस लेंगे। तो यहां पर देखिए, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू, सिर्फ इतना लिखा है। उसमें कुछ की टर्म्स हैं, उन्हें हम ध्यान से देखेंगे। पहला है साहित्य, वास्तुकला और कला। उसके बाद 18वीं सदी के लगभग मध्य से, यानी कि 1750 से लेकर वर्तमान तक के आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। ये हम आधुनिक काल में आ गए, पहले हम प्राचीन काल में थे। तो कुछ कुछ चीजें हमें स्पेसिफाई हुई हैं, कुछ कुछ चीजें हमें स्पष्ट हुई हैं। स्वतंत्रता के बाद का चरण है, देश का एकीकरण और पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, और वर्ल्ड हिस्ट्री जो सिर्फ मेंस पेपर 1 का पार्ट है, वो प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहां देखते हैं तो हमें चीजें स्पष्ट हुई कि प्राचीन भारत में कौन से विषय हैं, आधुनिक भारत में कौन से और मध्यकालीन भारत में कौन से हैं। हम अब पुराने प्रश्नों की तरफ चलते हैं जो कि हमारा सहारा है और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्राचीन भारत के ऐसे कौन से विषय हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि प्रीलिम्स में पिछले करीब 7 से 8 सालों में ये ट्रेंड रहा है, 20 प्रश्न, 20 प्रश्न, 17, 22, 14, 15, 17, 20, 16, 19, 11, इस प्रकार से। यानी कि अगर अमूमन आप माने तो 20 प्रश्नों के लगभग हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में सिर्फ इतिहास से। यानी कि 40 नंबर का ये खेल है और इस खेल में 40 में से आप मानिए कि एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का पार्ट मिलाएं तो करीब 6 प्रश्न, 6 से 7 प्रश्न, और 2 से 3 प्रश्नों का ट्रेंड रहा है मध्यकालीन भारत से। और जो बचे यानी कि 11 और 12, 10 से के आसपास, 9, 10, 11, इस प्रकार से हमें आधुनिक भारत से देखने को मिलते हैं। तो सारे विषय, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तीनों विषय महत्वपूर्ण हैं, तीनों कालखंड महत्वपूर्ण हैं। अब देखते हैं, अपने मुख्य विषय पर आते हैं। मुख्य विषय आज ये सबसे पहले होगा प्राचीन भारत। आप इन्हें नोट करते चलिएगा। अगर आप पूरा एक सीरीज से पढ़ रहे हैं कि उद्भव कैसे होता है, उसके बाद जो जो काल आते हैं, जो जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं हर काल में। आप मध्यकालीन भारत में आएंगे तो सल्तनत का विकास है, उसके बाद मुगल्स हैं, उसके बाद लोधी, सैयद
और जितने राजपूत राजाओं का विकास है, उस समय की इकोनॉमिक्स कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था, युद्धों का एक इतिहास है, और जहां यूरोपियनों का आगमन शुरू होता है वहां तक का इतिहास मध्यकालीन इतिहास मानते हैं। तो उस सब में कितना महत्वपूर्ण है, आप कहां कहां से पढ़ेंगे। मान लीजिए आप राजपूत इतिहास में चले गए तो वो एक अलग धारा हो गई, आप दक्कन के इतिहास में चले गए, आप उत्तर भारत के इतिहास में रहे, आप मुगलों के इर्द गिर्द घूमते रहे, तो क्या महत्वपूर्ण है उसमें, वही डिस्कस करेंगे, वही शुरू करेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता है। आप जो स्टैंडर्ड बुक्स उठाएंगे आपको पता है, या अगर आप तैयारी करते हैं तो क्विक बुक्स ले लीजिए, क्लास नोट्स आपके पास होंगे। इसके अलावा जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है ये, और उसके अलावा एक बुक और है जिसमें आप एनसीईआरटीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वेबसाइट से कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो वीडियो किया था कि सोर्सेज क्या होने चाहिए, आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको टारगेट प्रीलिम्स नाम से प्लेलिस्ट मिलती है, वहां अगर आप देखेंगे तो हमने इस बात को कवर किया हुआ है कि कौन कौन से सोर्सेज से हमें पढ़ना चाहिए। तो ये 4 सोर्सेज आपके हो सकते हैं, आप रख सकते हैं, और ये पर्याप्त है अपने आप में। तो जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ने जाएं तो आपका एम्फेसिस किस पर होना चाहिए, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, उसका विकास कैसे हुआ, वहां पर कला और संस्कृति की क्या स्थिति थी, किसका पूजन करते थे, कौन सी कला थी, किस प्रकार की आर्ट एंड कल्चर वो लोग फॉलो करते थे, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, शहरी नियोजन किस प्रकार का था, और मुख्य शहर कौन से थे, और उन शहरों का समाज किस प्रकार का था। ये चीजें आपको सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में देखनी है। उसके बाद आप वैदिक सभ्यता पर आ जाइए और ये सारी की सारी विशेषताएं उसमें पढ़िए, उनको गौर से पढ़िए कम से कम, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म है, ये कुछ पेट विषय होते हैं जिनमें से बुद्धिज्म और जैनिज्म एक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पढ़िए बुद्धिज्म और जैनिज्म को, उसका उदय कैसे हुआ, उसका महत्व क्या है, और उसकी शब्दावलियां क्या है, कौन कौन सी चीजें बुद्धिज्म और जैनिज्म के इर्द गिर्द आई और उनसे प्रभावित हुई, उस समय के जो राजा हैं उनकी पॉलिसीज हैं, उनका एक तरीके से इंक्लिनेशन जो है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के विकास के कारण बुद्धिज्म और जैनिज्म का विकास हुआ था। महत्वपूर्ण शब्दावलियां बहुत आवश्यक हैं। जिस तरीके से इस बार मिताक्षरा पर एक प्रश्न आ गया था, तो किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म से निकल करके सनातन पर भी कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ साथ सनातनी परंपरा की जो धाराएं हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए तो एक बार सरसरी निगाह उन पर भी मार लीजिएगा। उसके बाद मौर्य काल है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, समाज, और फिर जो आक्रमण होते हैं वहां पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन पर खास गौर करिएगा। फिर गुप्त काल, और गुप्त काल में ये सारी विशेषताएं, वहां की अर्थव्यवस्था, समाज, उनका उद्भव, विकास किस प्रकार से होता है। फिर गुप्तोत्तर काल है। देखिए ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई ऐसे विषय नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इन्हें सिर्फ कवर करते हैं या इनके इर्द गिर्द अपनी तैयारी को रखते हैं कि आपका एम्फेसिस सिर्फ इन विषयों पर रहेगा और इन पर अच्छी कमांड होगी, तो आप 60 to 70% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप पाएंगे कि इन्हीं से थे। जो टोटल विषय आएंगे उनको हालांकि कोई गेस नहीं कर सकता है, लेकिन जो ट्रेंड्स रहे हैं हम उनकी बात करेंगे, उनके प्रश्नों को अभी देखेंगे। तो ये दावा करना कि इससे सारे प्रश्न होंगे ये तो गलत बात होगी, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं वो इसी प्रकार के हैं कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं मुख्यतः प्रश्न वहीं से होते हैं। तो ये विषय ऐसे हैं जो आपको ज्यादा जोर दे करके पढ़ने हैं। फिर गुप्तोत्तर काल के बाद जो है हर्षवर्धन और उसका शासन होता है। ह्वेनसांग यानी कि जो विदेशी यात्री हैं, ह्वेनसांग एक पर्टिकुलर हो सकते हैं, आप इस पर भी एम्फेसिस करिए, लेकिन जो विदेशी यात्री हैं उनके अकाउंट्स हैं वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद भूमि अनुदान प्रणाली, भारतीय सामंतवाद के बारे में पढ़िए कि उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, राजपूतों का विकास जो एक तरीके से था इसमें वो हुआ। और गुप्त काल के बाद अर्थव्यवस्था का पतन कैसे होता है, उसके कारण क्या होते हैं, और राजनीति का विकेंद्रीकरण कैसे होता है। जब एक बड़ा एम्पायर टूटता है तो वो कैसे छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाता है और कैसे उसकी सत्ता पर सामंतवादी लोग काबिज हो जाते हैं और वो कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं। ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ये महत्वपूर्ण है। और चोल, पल्लव और चालुक्य, वही इनका समाज, इनकी कला, इनकी संस्कृति, इनका शहरी नियोजन, इनकी अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं इसमें। अब देखिए, अब हालांकि कला और संस्कृति को हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ते वक्त कला और संस्कृति को टैकल करने में सहज रूप से आसानी देंगे। जैसे ये
आप इसे प्राचीन भारत का प्रश्न मान सकते हैं, लेकिन ये कला और संस्कृति के सेक्शन में है। देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध के देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना का अनुष्ठान। कौन सी विशेषताएं बौद्ध धर्म का जो महायान सेक्ट है उसकी है? तो जब आप बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्राचीन भारत का हिस्सा होते के साथ साथ कला और संस्कृति का भी हिस्सा है। उसके बाद देख लीजिए, कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट लक्षण था। किसके राज्य में ऐसा था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, चंदेल और विजयनगर, इनमें से आप देख लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि प्राचीन भारत में और कला और संस्कृति में कुछ ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं आपके लिए। जब आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो कला और संस्कृति आपका आधे से ज्यादा अपने आप कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो कला के स्पेसिफिकेशंस कुछ हैं उनको पढ़ने के लिए आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, क्लास नोट्स हैं, पीपीएस है, इन सब का सहारा लेना पड़ेगा, जो आपको लेना ही पड़ेगा। ये वही सेम कला और संस्कृति का पार्ट है, लेकिन प्राचीन भारत के अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं। जैसे 2017 का एक प्रश्न है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऋग्वेद में और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके बीच में अंतर संबंध जो था, इनमें से कौन सा था? इस प्रकार के प्रश्न जो अगर आप एनसीईआरटीज कवर करते हैं, अगर आप पीपीएस करते हैं, क्लास नोट्स या जो जनरल डिस्कशंस होती हैं क्लास में, उससे आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। स्थानकवासी पर प्रश्न आया था, तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मौर्य काल की टर्मिनोलॉजीज हैं, गुप्त काल की टर्म्स हैं, इसके अलावा बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के हमें साक्ष्य मिलते हैं, लिपियां मिलती हैं, वहां से जो साक्ष्य हम जुटा पाते हैं और वहां से जो टर्मिनोलॉजीज बनती हैं वो महत्वपूर्ण है, उनको गौर करिएगा। जैसे पंचायतन है, ये भारत की संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में इसको बताना है। तो संस्कृति और प्राचीन भारत सिनोनिम नहीं है, लेकिन बहुत हद तक एक है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आप देख रहे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इनसे आपको एक आइडिया होता है। आप खुद से भी कोशिश करिएगा कि इनका एनालिसिस आप करते रहें, देखते रहें कि कौन सा प्रश्न कब आया है और उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो क्यों आया है, कौन से पार्ट से आया है, इस प्रकार की बातें। तो इसमें हड़प्पा का स्थल कौन सा नहीं है? जैसा हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के ऊपर प्रश्न बनते हैं, ये बना है। फिर गुप्त काल जो हमने कहा महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि 2019 में भी प्रश्न आया था, इस बार भी आया था। गुप्त काल के दौरान बलात् श्रम यानी कि विष्टि के संदर्भ में कौन सा सही है, तो ये एनसीईआरटीज में आपको कॉमनली मिल जाएंगे। उसके अलावा जैसे एरीपति है, तनियूर है, पटिका है, तो ये क्या थे, कौन से काल में किससे संबंधित थे? ये जैसा आपसे कहा कि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था जब आप पढ़ेंगे या समाज पढ़ेंगे या वहां की जो संस्कृति है उसको पढ़ेंगे तो सहज रूप से होने वाले हैं। तो गुप्त काल, मौर्य काल, हड़प्पा सभ्यता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उसके अलावा जो इनके पतन के कारण थे और इनके पतन के बाद जिस प्रकार से विकास हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है प्राचीन भारत में। आगे कुछ सवाल देखते हैं, जैसे भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? जैसा हमने आपसे कहा कि सामंतवाद अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बड़ा साम्राज्य बिखरता है तो बहुत छोटे छोटे साम्राज्य आते हैं और वो सामंतवाद लेकर के आते हैं। तो उनमें क्या प्रोसेसेस थी वो बहुत डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा। फिर सम्राट अशोक के राजादेश का सबसे पहले विकुटन किसने किया था, यानी कि उसको सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, अभी हालांकि सिंगल लाइनर, वन लाइनर प्रश्नों का बहुत ज्यादा चलन नहीं है, कथनों वाले प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन आप कथन भी तभी एलिमिनेट कर पाएंगे, सही आंसर कर पाएंगे जब आपने उसको गहराई से पढ़ा होगा। तो देखिए, यहां तक हमने जो कहा आप एक बार फिर से सुन लीजिए। गुप्त काल, मौर्य काल, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद ऋग्वेदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, उनके कुछ कुछ प्रश्न कभी कभी देखने को मिलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आप सरसरी निगाह से जरूर देखिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो प्राचीन भारत में इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मध्यकालीन भारत पर। देखिए, उत्तर भारतीय साम्राज्य, यानी कि जब हम इसे मानते हैं कि 12th सेंचुरी के आसपास से इसका आरंभ होगा और फिर दक्कन के राज्य, दिल्ली सल्तनत, उसमें सैयद, लोदी, गुलाम और इस प्रकार की जो तमाम सल्तनतें हैं उनको हमें देखना है, उनके जो रूलर्स हैं उनको देखना है, उनकी पॉलिसीज को देखना है, उनके ब्लंडर्स को देखना है, उनके अच्छे कार्यों को देखना है, ऐसे दिल्ली सल्तनत को समझना है। फिर भारत में इस्लामी राज्य, यानी कि जो आक्रमण बेसिकली भारत पर हुए अलग अलग समय पर,
उनका इतिहास देखना है, उनके शासकों का इतिहास देखना है, और इसमें फैक्चुअल डिटेलिंग से ज्यादा ये देखना है कि उनका प्रभाव क्या हुआ। जो आप निश्चित तौर पर मध्यकालीन जो क्लास नोट्स हैं या अलग जो क्विक बुक्स हैं उसमें आप देख पाते होंगे। और विजयनगर साम्राज्य अपने आप में महत्वपूर्ण है, इस पर लगातार प्रश्न बनते रहे हैं। भक्ति आंदोलन देखना है, सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन जो हुए, जो 15, 16 और 17वीं सदी के आसपास जो हुए, उन्हें देखना है। मुगल और सूर शासन, उनकी नीतियां। अब मुगल एक शब्द मात्र नहीं है, मुगल में करीब आपको 300 वर्षों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उनकी नीतियां पढ़नी पड़ेंगी, उनके अच्छे बिंदु, उनकी ऐसी कमजोरियां जिनका आधार बनाकर अंग्रेजों ने भारत को रूल किया, उन्हें देखना पड़ेगा। और यूरोपियन आगमन जहां से होता है वहां पर मध्यकालीन इतिहास खत्म होता है। तो ये मध्यकालीन भारत की सूची है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब कुछ प्रश्नों के सहारे देखते हैं कि क्या क्यों वाकई ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये दिल्ली सल्तनत से एक प्रश्न आया था, तो जो शब्दावलियां, जैसा आपसे कहा, शब्दावलियां आप गौर करके रखिए, शब्दावलियां अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहां दिल्ली सल्तनत में आमिल क्या होता था, इक्ता क्या प्रणाली होती थी, और मीर बख्शी का पद क्या होता था। 2019 के ये प्रश्न है। तो आप समझिए कि जब कोई शब्दावली महत्वपूर्ण होती है तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ उस शब्द को पढ़ना है और उसका आंसर देना है, बल्कि आपको पूरी प्रोसेस जब तक पता नहीं रहेगी कि अब इसमें प्रश्न बेसिकली ये है कि मुगल प्रशासन किस प्रकार का था, मुगल प्रशासन का ये प्रश्न है। तो जब आप मुगल पढ़ेंगे, मुगल की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, उनका समाज पढ़ेंगे, उनकी प्रशासनिक प्रणाली पढ़ेंगे, तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको सहज रूप से आ जाएंगे, एक फ्लो में आपके सामने आएंगे। ये नहीं कि आप एक एक शब्दावली को लेके बैठें और फिर उससे एक एक शब्दावली को पढ़ें, याद करें, रटें, जो करें। आप उनको सहज रूप से एनसीईआरटीज के थ्रू पढ़िए, क्लास नोट्स के जरिए पढ़िए, क्विक बुक्स के जरिए पढ़िए, प्रश्नों के जरिए पढ़िए। अब देखिए, ये जैसे समाज सुधार आंदोलन हमने कहा, तो संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, यानी कि ये बेसिकली जो भक्ति आंदोलन था उसका प्रश्न है। फिर ये तानसेन पर उस साल एक वियर्ड क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, आउट ऑफ द ब्लू आ गया था, तो इसको ज्यादा सीरियसली हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो साल में आपको 2 या 3 देखने को मिलेंगे, लेकिन वो आपका समय जाया करेंगे, बेसिकली आपको डिमोरलाइज करेंगे। क्वेश्चन हॉल में जब एग्जामिन हॉल में आप जब बैठे होगे, तो इन पर ज्यादा गौर नहीं करना है, इन पर करना है जागीरदार जमींदार क्या थे, यानी कि प्रशासन किस प्रकार से होता था मध्यकालीन भारत में। ऐसी जो किताबें हैं, ऐसी जो प्रोसेसेस हैं, उन्हें हमें पढ़ना है, उन पर हमें गौर करना है, ये बात ध्यान रहे। अब देखिए, आर्ट कैसे, जो मध्यकालीन आर्ट है उस पर प्रश्न आया था। जैसे ये था कि सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्तिक रूप चित्रों पर जोर दिया, तो किस शासक ने किया था। तो ये कला का प्रश्न हो गया, यानी कि मुगल कालीन कला का प्रश्न हो गया। जब आप मुगल्स पढ़ें तो उसमें कला जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सहज रूप से देखने को मिलेगा। उसके बाद विदेशी यात्रियों के वृतांत हैं, जैसा आपसे कहा कि जो भी विदेशी यात्री हैं उनको गौर करके पढ़िए मध्यकाल में भी, तो 2018 में प्रश्न आया। उसके बाद काकतीय साम्राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पतन था। तो जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे, दक्कन भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे, तो आप काकतीय साम्राज्य पाएंगे, काकतीय राज्य पाएंगे, और वहां आपको पता चलेगा कि उनकी अर्थव्यवस्था को ड्राइव करने के लिए कौन कौन सी अहम समुद्री पतन थी जहां से उनका व्यापार विदेशों में होता था। तो दक्कन भारत में वो सारे साम्राज्य आ जाते हैं, उनको थोड़ा सा गौर से हमें देखना पड़ेगा। फिर कृष्णदेव राय है, विजयनगर एम्पायर जैसा आपसे कहा। उसके अलावा बंजारे क्या होते थे, अगेन टर्म्स के कैसे जो नोमैड ट्राइब्स थे वो क्या होते थे, यानी कि मध्यकाल में नोमैड ट्राइब्स अपने आप में एक खासियत है, तो वो देखनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे अर्थव्यवस्था है, आर्थिक जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें आपको देखना पड़ेगा, अगेन टर्म्स है, आर्यपट्टा क्या होता था, तो वो आपको बताना है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है, जैसे हमने आपसे कहा कि 20 प्रश्नों में से करीब आप मानिए कि 7 या 8 प्रश्न आपको उन दोनों सेक्शन से मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत अपने आप में इतना विस्तृत नहीं है, क्योंकि ये शुरू होता है 1750s से। आप जानते हैं स्टैंडर्ड बुक्स 3-4 जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके अलावा क्विक बुक्स हैं, क्लास नोट्स हैं, और पीपीएस है, और एनसीईआरटीज के प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो अलग चीज़ है, टेस्ट सीरीज भी है। लेकिन उसमें से पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ पर फोकस करना है, वो ये है 1750s से अगर ये शुरू होगा तो तब यूरोपीय आए ही थे भारत में, यूरोपियों का आगमन हुआ था, और यूरोपियों के आने के बाद उन्होंने कैसे भारत को जीता, कैसे मुगलों का पतन हुआ,
उसके क्या कारण थे, भारतीय अलग अलग साम्राज्यों के साथ कौन से युद्ध हमारे उनके साथ हुए, हमारे पास क्या क्या साक्ष्य हैं, कौन कौन से उपागम हैं हमारे पास इतिहास के, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन से स्कूल्स हैं हमारे पास इतिहास को समझने के लिए, हम किस दृष्टि से इतिहास को समझें, क्या इतिहास सिर्फ विदेशियों का इतिहास है या सिर्फ विजेताओं का इतिहास है, इस बात पर गौर करनी पड़ेगी। अब जब विदेशियों ने भारत को जीत लिया तो उनके बीच में अपने बीच में जो राइवलरी थी उसको समझना पड़ेगा, उसका एकीकरण कैसे किया, फिर भारत को चलाने के लिए अलग अलग समय पर एक्ट्स आए, वो एक तरीके से संवैधानिक विकास के तौर पर आप उसको ले सकते हैं, वो कैसे हुआ, प्रणालियां कौन सी आई, उनके खिलाफ विद्रोह कौन से हुए, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहां का समाज कैसा था, वहां का शहरी नियोजन कैसा था, और जो वेल्थ ड्रेन की एक पूरी पॉलिसी थी अंग्रेजों की वो क्या थी, कैसे भारत को बर्बाद किया, या उनके अलग अलग जो शहरी केंद्र थे, सत्ता के केंद्र मान लीजिए, अर्थव्यवस्था के केंद्र मान लीजिए, उनको कैसे बर्बाद किया। फिर जब कांग्रेस बनती है उसके बाद का एक इतिहास है, उसमें भी जब गांधी जी आते हैं तो उससे पहले का और उसके बाद का इतिहास है, गांधी जी ने कैसे मूवमेंट को ड्राइव किया, गांधी जी के सामने कौन से चैलेंजेस थे, कौन कौन से पैक्ट्स हुए अलग अलग समय पर, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग सेक्ट्स के नेता कौन थे, उनको समझना पड़ेगा। तो बहुत लंबा इतिहास है आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन उसमें भी अगर आप गांधी जी के आगमन से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन पर नजर डालेंगे, ये जो महत्वपूर्ण विषय अब हम डिस्कस करने लगे हैं, तो गांधी जी आए 1915 9 जनवरी को, जिसे प्रवासी दिवस हम मनाते हैं। तो उससे पहले का इतिहास क्या था, उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रही थी भारत को आजादी दिलाने के लिए, कौन कौन से मूवमेंट्स हो चुके थे, कौन कौन से ऐसे आंदोलन जिन्होंने राष्ट्रीय एकता में प्रसार किया था, कौन से नेता महत्वपूर्ण थे, कौन से विषय महत्वपूर्ण थे भारत की आजादी के लिए, वो सब। उसके बाद गांधी जी के आने के बाद क्या हुआ, यानी कि 1915 के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने कौन से आंदोलन किए, वो सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं अपने आप में। गांधी जी के प्रोसेसेस क्या थे, उनके तरीके क्या थे, अहिंसा क्या थी, ये सारी चीजें। फिर भारत में जो नेशनल मूवमेंट था उसके साथ साथ में धर्म सुधार आंदोलन भी चल रहे थे और समाज सुधार आंदोलन भी, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी किसान एवं मजदूर आंदोलन हुए, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भारत का जो विकास हुआ, संवैधानिक विकास हुआ, हालांकि इसे आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, ये पॉलिटी का भी हिस्सा हो सकता है कि अलग अलग समय पर भारत को गवर्न करने के लिए जो कानून आए उनसे भारत का एक पॉलिटिकल विकास तो हुआ ही, साथ में भारत का संवैधानिक विकास भी हुआ। तो वो हिस्ट्री का भी पार्ट है, वो पॉलिटी का भी पार्ट है, आप जहां मर्जी से पढ़ें, लेकिन इतिहास में भी महत्वपूर्ण है। और भारतीय आंदोलन के राजनीतिक संगठन और भारतीय इतिहास के विविध पहलू, और इन विविध पहलुओं में कुछ व्यक्ति, कुछ संस्थाएं भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कैसे, उदाहरण से देखते हैं। 2019 का प्रश्न है, आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि आंदोलनों का जो इतिहास है, जो हम आंदोलन पढ़ते हैं बहुत महत्वपूर्ण, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर अगेन स्वदेशी और बहिष्कार, फिर आंदोलन एक और देख लीजिए, यहाँ पे नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, किस आंदोलन के कारण हुआ था। तो आंदोलन पर ज्यादा प्रश्न बनते हैं, लगातार बनते हैं, 15, 16, 19 लगातार सीरीज में बनते चले जाते हैं। फिर 2014 का एक प्रश्न है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक रहा। तो आप देखिए कि जो आंदोलन है वो महत्वपूर्ण है। आज स्वदेशी से पूछते हैं, कल असहयोग से पूछ लेंगे, कल किसी और आंदोलन से पूछ लेंगे। तो आंदोलन महत्वपूर्ण है, उनको थोड़ा ज्यादा डीपली और फोकस के साथ पढ़िए। इसके अलावा जैसा हमने आपसे शायद करंट अफेयर्स का जब वीडियो डिस्कस कर रहे थे तब ये कहा था कि कैसे आंसर्स को एनालाइज किया जाता है। आप कई बार पाएंगे कि अगले वर्षों के प्रश्न पिछले वर्षों के जो ऑप्शंस हैं उनसे डिराइव कर लिए जाते हैं। करीब 10-11 प्रश्न हमने ऐसे सेग्रीगेट किए थे जो डायरेक्टली पिछले वर्षों के जो ऑप्शंस हैं उनसे हमें देखने को मिले थे। तो इनको जरा एनालाइज करिए, इनके आंसर्स को, इनके ऑप्शंस को भी एनालाइज करिए कि क्या बोलना चाहते हैं और अगले साल के लिए क्या भूमिका तैयार करते हैं। फिर देखिए गांधी जी के आगमन के पश्चात जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उसने कैसे भूमिका निभाई और प्रश्न उससे कैसे बनते हैं। तो ये देखिए औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में प्रश्न पूछते हैं, जैसे गिरमिटिया है और वॉर कॉन्फ्रेंस है। उसके अलावा औपनिवेशिक शासकों द्वारा राष्ट्रीय कानून को अवैध घोषित किया गया था, तो नमक कानून पर प्रश्न पूछ लिया, यानी कि ऑप्शन में आ गया। तो ये गांधी जी के बाद का है स्वतंत्रता आंदोलन। फिर उनको क्रम में सजाना कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। फिर ये अगेन वही प्रश्न है 2017 में
कि कौन सा कब हुआ, भारत छोड़ो कब हुआ, द्वितीय गोलमेज कब हुआ, रॉयल इंडियन नेवी में गदर कब हुआ। तो आप देखते हैं कि गांधी जी के आने के बाद भी लगातार आंदोलनों पर प्रश्न बने, और ऐसे बने कि हर प्रकार का आंदोलन उसमें समाहित है। जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर आंदोलन से ही कोई क्वेश्चन बने, सबको साथ मिला के भी बन सकते हैं। फिर देखिए अगेन आंदोलनों में 2014 का प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अब आपको पता है, जब आप आंदोलन पढ़ेंगे तो भाई ये आंदोलन क्यों हुआ 1929 में, इसमें क्या क्या डिस्कशन हुए, क्यों किया गया था, इससे क्या निकल करके आया था। फिर अगेन साइमन कमीशन पर 13 में प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन पर प्रश्न आया हुआ है, और ऐसे ही कांग्रेस मंत्रिमंडल में 7 प्रांतों से त्यागपत्र क्यों दे दिया था, यानी कि जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं आंदोलनों के कारण, उस पर ये प्रश्न बनते रहे लगातार। धर्म एवं सुधार आंदोलन जैसा कहा, आप देखिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाइए और एनालाइज कीजिए कि कौन से महत्वपूर्ण हैं, तो ये विषय अपने आप में आपको उभर के दिखेंगे। आपको अलग से कुछ नहीं करना है इनके लिए, आपको बस और ज्यादा डीप जाना है इनमें। धर्म सुधार आंदोलन में अखिल जो अस्पृश्यता विरोधी लीग था वो कौन चला रहा था, भारतीय किसान सभा कौन चला रहा था, आत्मसम्मान समिति आंदोलन कौन चला रहा था। इसी प्रकार से सत्यशोधक पर प्रश्न आया है। अभी इस पर देखिए कि जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी थी वो है, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है, और ये जो डिस्पेंशन कमेटी है उस पर प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए सेम वही जो सभाएं बनती हैं वो महत्वपूर्ण है, तो आप इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये महत्वपूर्ण है, एक बार प्रीवियस ईयर में जाइए तो आपको पता चलेगा कि इनकी गहराई क्या है। संथाल विद्रोह पर प्रश्न आया हुआ है, उसके अलावा व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पर प्रश्न आया हुआ है। ये वही एक्ट्स हैं जो किसी प्रकार के विरोध के कारण आए थे। जब हड़तालें होती थी, जब ट्रेड यूनियन आंदोलन भारत में सर उठा रहा था, तो उस वक्त से ये प्रश्न बना लिए गए। तो बेसिकली आपको आंदोलन पढ़ने हैं अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे वो सिविल सोसाइटी के हों, चाहे आदिवासियों के हों, चाहे किसानों के हों, चाहे जिस मर्जी के हों। अब अगला जैसे है कि ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या हुआ था, तो दादा भाई नौरोजी, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत, और उसके इर्द गिर्द जो प्रश्न है कि कब कितना धन भारत से बाहर लेके गए थे अंग्रेज, और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, तो आर्थिक तौर पर 19वीं सदी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। ये तो सीधा ही पूछ लिया कि भारत से वेल्थ बाहर जा रही थी। इसके बाद रैयतवाड़ी पर प्रश्न आया, और उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे, तो उसमें से अलग अलग लोग जो थे उनमें आपको बताना है। अब देखिए संवैधानिक विकास है, ये अगेन जैसा आपसे कहा कि आप इसको पॉलिटी के अंडर भी कवर कर सकते हैं और इतिहास के अंडर भी कवर कर सकते हैं। चार्टर एक्ट 2018 पर 2019 में प्रश्न आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पर आया था, डायार्की यानी कि द्वैध शासन पर आया था, और 1935 में जो नियमों में परिवर्तन हुआ था, संविधान बना, वो कैसे बना अंग्रेजों का, और उसके आधार पर भारतीयों ने कैसे उसको रिटेलिएट किया, इस पर प्रश्न बन चुके हैं। तो आंदोलनों का इतिहास महत्वपूर्ण है। एक बॉटम लाइन अगर आपको लेनी है तो ये है। अब देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक संगठन और उनका इतिहास, ये देखिए तेज बहादुर सप्रू, केसी नियोगी, पीसी जोशी, ये कौन से संगठन से संबंधित थे। इसके अलावा स्वराज सभा क्या थी, किसका नाम परिवर्तन हुआ था, और इसके अलावा देखिए चार्टर अधिनियमों से प्रश्न आए हुए हैं लगातार। ये देखिए राधाकांत देव, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये कौन सी सभा या कौन सी एसोसिएशन चलाते थे। उसके बाद सूरत में राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर देखिए, ये देखिए बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के टर्म्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये बॉटम लाइन है, आप याद रखिएगा। वेलेस्ली के जो सिद्धांत थे, सहायक संधि वो क्या थी, वो डिस्पैच क्या था। तो इसी प्रकार के प्रश्न आप लगातार देखते जाएंगे, लगातार आपको मिलते जाएंगे। अगर अब इनको एक बार होलिस्टिकली आपने पढ़ना है, ये तो हमने बात की प्रीलिम्स की कि प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है इतिहास के नजरिए से, और ये अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन अगर आपको एक गंभीर तैयारी करनी है, अगर पूर्ण तैयारी करनी है, और आपको देखना है कि जो मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ रही हूं, वो मेंस में कैसे मेरे लिए लाभकर होगा, तो आप एक बार पुराने वर्षों के जो मेंस के पेपर हैं, इतिहास के पेपर 1 में जो इतिहास का सेक्शन आता है, उस पर आप जाइए और उसको देखिए। तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको कैसे एक इंक्लूसिव स्टडी आपको बनाना है। तो एक बार मोटा मोटा सरसरी निगाह से देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। जैसे यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज पर है, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन पर हो गया, ठीक है। 1857 का विप्लव जो था, उस पर स्थानीय विद्रोहों का किस प्रकार प्रभाव पड़ा, 2019 में आया तो अगेन वही विद्रोह वाला प्रश्न आ गया। पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव में मध्य संलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। देन अगेन के
भारत कैसे पुनर्जागृत हुआ और कैसे एक राष्ट्रीय पहचान भारत में आई। तो ये वही प्रश्न है कि जब लोग आपको जगाएंगे तो आप में वो राष्ट्रीयता की भावना आएगी और पुनर्जागरण आपका होगा। तो ये उन्हीं का प्रभाव है। तो लगातार वो विषय महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको लगातार देखते जाएंगे, स्वतंत्रता संग्राम से देखिए, नरमपंथियों की भूमिका है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रश्न है, फिर कर्जन की नीतियों पर सवाल है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, फिर अगेन राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रश्न है, सामाजिक आधार कैसे बढ़ा, गांधीवादी विचारों का क्या प्रभाव पड़ा, 2019 में प्रश्न आया था। ठीक है, नरम दलीय किस प्रकार विचारधारा और राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति विश्वास नहीं रखते थे गर्मपंथियों की तुलना में। तो इस प्रकार के प्रश्न आप जैसे जैसे देखते जाएंगे आप समझते जाएंगे कि कैसे कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा विषय इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ से हमें पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितनी गहराई में हमें जाना है किसी विषय की। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय, आलोचना, सुझाव, प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आप इस प्रकार के अन्य वीडियो चाहते हैं और अन्य विषयों पर भी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे टारगेट प्रीलिम्स के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।